महाराष्ट्र में सीट होगी 49, वेस्ट बंगाल में सीट होगी केवल 38, मध्य प्रदेश में सीट होगी 34, राजस्थान में सीट होगी 32, तमिलनाडु में सीट होगी, जो इतना हंगामा कर रहे हैं काला कपड़ा पहन के, केवल और केवल 29, गुजरात में होगी 28, कर्नाटक में होगी 26, आंध्र प्रदेश में होगी 20, उड़ीसा में 18, झारखंड मेरे राज्य में होगी 16। मैं एक ऐसा भागा राज्य का सांसद हूं जिसमें कि 2000 में बंटवारा होने के बाद, झारखंड बंटवारा होने के बाद डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं। और क्यों नहीं डिलिमिटेशन हुआ? इस यूपीए ने क्यों नहीं डिलिमिटेशन होने दिया? भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुआ, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की संख्या घट गई। एक आदिवासी की लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की आदिवासी की सीट घट रही थी डिलिमिटेशन में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमको नहीं चाहिए डिलिमिटेशन। आप देश चलाने की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो। आपने तो बांग्लादेशी वोट को बनाने के लिए हमारे राज्य को तहस-नहस कर दिया। हम बिना डिले, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 350 किलोमीटर लंबी है, 3 जिले में विभक्त है। वो क्या बात कर रहे हो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो। और यदि साउथ और नॉर्थ का, यदि ये 2023 का जो कि नोटिफाई कर दिया है भारत सरकार ने, यदि ये एक्ट लागू हो गया तो साउथ इंडिया में जो केरल में सीट घटेगी, केरल की सीट 20 से केवल 14 हो जाएगी, तमिलनाडु की 39 से केवल 29 हो जाएगी। कौन साउथ इंडिया का जिम्मेवार होगा? हम कल रिजर्वेशन लागू करने को तैयार है, होगा 543 में ही होगा, लेकिन वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा और साउथ इंडिया की सीट घटेगी और कांग्रेस के राहुल गांधी इसके जिम्मेवार होंगे। अब ये एक्ट की बात कर रहे हैं सर। अभी इन्होंने कहा, अभी बहुत लोगों ने कहा सर कि आपने 815 का फिगर कहां से ले आए, 816 का फिगर कैसे ले आए? सर मैं 31 से जो है ये रिजर्वेशन को, सीट बढ़ाने को बहुत मुझे लगता है जुड़ाव सर। संविधान का 31वां संशोधन हुआ 1972-73 और आज हम लोग 131वें संशोधन पर बात कर रहे हैं सर। ये 1973 का, जिसको कि अभी बड़ी लंबी चौड़ी भाषण देके गए कि इंदिरा जी ने जो है देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया और उन्होंने फ्रीज कर दिया। 525 से 550 हो रहा था सीट सर। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा, और उसके पहले की एक और कहानी है सर कि 1952 में जब डिलिमिटेशन आयोग बना तो डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि इस तरह से हम किसी भी एरिया का परिसीमन नहीं कर सकते। आपको पता है कि डिलिमिटेशन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर कांग्रेस ने सारे फेडरल स्ट्रक्चर को तार पर तार रख दिया, पूरा संविधान संशोधन कर दिया और 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट के आधार पर बना। बंगाल की कुछ जगह बिहार में आ गई और बिहार की कुछ जगह बंगाल में चली गई, आंध्र की कुछ जगह केरल में चली गई, केरल की कुछ जगह आंध्र में चली आई, तमिलनाडु की कुछ जगह जो है बेंगलोर में चली आई, कर्नाटक में चली गई और कर्नाटक की कुछ जगह वहां चली गई और आज भी महाराष्ट्र जो है बेलगांव की लड़ाई लड़ रहा है। यह डिलिमिटेशन आयोग के कारण हुआ और उन्होंने तय कर दिया कि टोटल जो हमारे एमपी होंगे 489 होंगे। डिलिमिटेशन आयोग का यदि रिपोर्ट प्रेमचंद्रन जी आप पढ़ लीजिएगा तो उन्होंने कहा कि 526 लोग होने चाहिए, लेकिन इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने यह तय कर दिया कि न 489 होगा। उन्हीं की बेटी इंदिरा जी ने यह 1973 का 31वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया। डिलिमिटेशन आयोग 1971 में बन गया। डिलिमिटेशन आयोग ने कहा कि टोटल सीटें जो है 603 होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुम कौन तय करने वाले थे? अभी बड़ा एकदम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे कि आप तो अपना जज बना लेंगे, आप अपना एमपी बना लेंगे। मुझे लगता है कि 1952 से लेके ये जो है पूरा लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछकर जो है अपना आयोग बनाते रहे। उन्होंने कहा संविधान संशोधन करके कि नहीं, 525 से 550 ही सीट होगा और उन्होंने तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीट होगी, मध्य प्रदेश में कितनी सीट होगी, गुजरात में कितनी सीट होगी, महाराष्ट्र में कितनी सीट होगी। सर ये तय कर दिया। आज आप हमको भाषण देने की बात कर रहे हो। दूसरी बात सर, ये जो झूठ की दुकान है, दोनों बहन भाई को मैंने बहुत पढ़ा। मैं आपको बताऊं,
कि ये 44वां संशोधन लेकर मैं आया हूं 1976 में, जब पूरे सारे नेताओं को जेल में भेज दिया कांग्रेस ने, तो 76वां संशोधन 1976 में 44वां संशोधन हुआ। संशोधन क्या हुआ? लोकसभा 6 साल के लिए, और प्रेएम्बल में, संविधान बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, और प्रेएम्बल में सेकुलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया उन्होंने। उसका भाषण देते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए हम 1920-21 से लड़ रहे हैं, और जिस मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने कही 1929 की 1930 की जो रिपोर्ट है, उसको इसमें जो है खूब उन्होंने कोट किया। सर, उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू ने मुसलमानों को प्रोटेक्शन देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में पास किया। और हमारा जो बेस है वो बेस ये है कि हमको मुसलमान के आधार पर राजनीति करनी है, मुसलमानों को संरक्षण देना है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना है। और इसी कारण से डिलिमिटेशन आयोग के, केवल 1 मिनट सर, जब डिलिमिटेशन आयोग का रिपोर्ट आया 1976 में, उसको भी काट पीट करके इसी पार्लियामेंट में 8 सीटें मुसलमानों के लिए जबरदस्ती इसी कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से इस सारे अपोजिशन से आग्रह है कि साउथ इंडिया के साथ अन्याय नहीं करिए, महिलाओं के साथ अन्याय नहीं करिए। इस देश में इस पार्लियामेंट की जो भूमिका है उसके वर्चस्व को कायम रहने दीजिए, पार्लियामेंट में लोगों का विश्वास रहने दीजिए। और माननीय मोदी जी जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना चाहते हैं 2029 में लागू करने के लिए इस बिल का समर्थन करिए। आपने मुझे समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री राजकुमार छब्बेवाल जी, श्री मियां अल्ताफ अहमद साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए। आज जो ये बिल यहाँ पे लाई गई, इस बिल ने हम सबको हैरान कर दिया कि आज से पहले 2024 में ये बिल यहाँ पे पेश की गई, पास की गई, और तमाम पार्टियों की यूनानिमस डिसीजन था उनका इस बिल को पास करने के लिए। अब दोबारा इस बिल को यहाँ लाने का मतलब, मुझे यकीन है कि होम मिनिस्टर जब जवाब देंगे तो वो हमें बताएंगे कि आज दोबारा इस हाउस का स्पेशल सेशन 3 दिन के लिए क्यों बुलाया गया। सिर्फ 1 महीने पहले सेशन ख़त्म हुआ, उस वक्त ये बिल पेश कर सकते थे। जुलाई में एक दूसरा सेशन आने वाला था, ये बिल उसमें पेश कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के इलेक्शन और तमिलनाडु के इलेक्शन के लिए लोगों को एक दोबारा इस वीमेन के नाम पे दोबारा उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वोट लेने के लिए आज ये एक्सरसाइज करनी पड़ी, जिसके लिए आज कोई मौजून वक्त भी नहीं था और जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि आज ये सेशन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये बिल पास करनी है, अगर आप इसको पास करवाना चाहते हैं, तो जुलाई में सेशन आ रहा है, आप उसमें इसको पास कर लीजिए। लेकिन अपोजिशन की बात को भी हुकूमत ने नहीं सुना। इससे पहले जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शन इजलास हुए हैं तो अपोजिशन की बात को सुना गया है, लेकिन इस मामले में हुकूमत ने अपोजिशन की बात को भी नहीं सुना। हम यहाँ पे एक बात का ज़रूर एप्रीहेंशन है ऑनरेबल स्पीकर, कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ, आसाम में हुआ, वहाँ पे डिलिमिटेशन के नाम पे तबाही मचाई गई। वहाँ कोई मेरिट नहीं देखा गया कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी है, कौन सी रिजर्व करनी है, क्या करना है। जो कुछ भी किया गया वो लोगों से पूछ के नहीं किया गया। हालत ये थी कि कमीशन का जो दफ्तर है वो भी दिल्ली में था, वो श्रीनगर में या जम्मू में
उस डिलिमिटेशन कमीशन का ऑफिस भी नहीं गया। कमीशन सिर्फ 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में गया था। आज जो आप डिलिमिटेशन का कानून ला रहे हैं, हमें इसके लाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको डिलिमिटेशन करनी है तो फिर वैसी मत कीजिए जो आपने आसाम में और जम्मू कश्मीर में की है। आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो मैं सर 1 मिनट ले लूं। आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं तो उस डिलिमिटेशन जो है उसको करने वाले लोग जो हैं, पहले उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, पहले उनके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। अपोजिशन को उसके साथ आपको लेना है और आपको देश को ये दिखाना है, बताना है कि हमारी हुकूमत जो है वो एटलीस्ट डिलिमिटेशन के मामले पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इसी वजह से आज सर, इसी वजह से अगर डिफरेंट आवाजें इसके खिलाफ आ रही हैं, डिलिमिटेशन के खिलाफ, वो इन्हीं खदशात की बिना पे आ रही हैं। और हम हुकूमत से ये कहते हैं कि इन खदशात को दूर करना पड़ेगा। अगर आपने डिलिमिटेशन करना है, अगर आप इस तरह जो आज जल्दी में आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, आप ये वीमेन रिजर्वेशन बिल दोबारा लाना चाहते हैं, इसके साथ हम साथ नहीं दे सकते। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि जो कुछ भी हो वो मेरिट पे हो, इंसाफ से हो और पॉपुलेशन के हवाले से हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुश्री प्रिया सरोज जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल कानून बनाना नहीं होता, बल्कि सुनिश्चित करना होता है कि कानून के पीछे की नीतियां भी उतनी साफ और ईमानदार हो। अध्यक्ष महोदय, जल्दबाजी में लिए फैसला इतिहास में गलत बन जाते हैं, सोच समझ कर लिया फैसला देश की तकदीर बन जाती है। आज इस सदन में मैं उस आधी आबादी की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जिसे लोकतंत्र ने हमेशा ताकत को प्रतीक बनाया है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तब सरकार उन्हें शतरंज की गोटियों की तरह इस्तेमाल करती है। अध्यक्ष महोदय, हम सब महिला आरक्षण बिल के सपोर्ट में थे, हैं, रहेंगे, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह बिल सच में महिलाओं को सशक्त करने के लिए है? क्या महिलाओं के नाम पर कुछ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है? अध्यक्ष महोदय, हक की बात कही मगर शर्तों में उलझा दिया, महिलाओं के नाम पर सारा एजेंडा ही बदल दिया। नीतियां अगर साफ होती हक कब का मिल जाता, आपने भविष्य कहकर उनका आज ही टाल दिया। अध्यक्ष महोदय, जो 3 बिल सदन में लाए गए हैं उन्हें जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, आज असल में वो इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे, रिप्रेजेंटेशन, पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही, वो भी महिलाओं के नाम पे। देखिए टाइमिंग, देखिए आप, राज्यों के चुनाव से ठीक पहले स्पेशल सेशन बुलाया गया, तो ये कोइंसिडेंस नहीं, कैलकुलेशन कहते हैं अध्यक्ष महोदय ऐसे। इस बिल में बहुत सारी समस्या है, जैसे आर्टिकल 82 अमेंडमेंट, महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन को सरकार की मर्जी पर छोड़ देना। पहले हर सेंसस के बाद यह प्रक्रिया अनिवार्य थी, नए बिल के बाद अब सरकार जब चाहे तब कर सकती है। दूसरी बात, पुराने आंकड़ों से नई सीटों तक तय करना रास्ता खोल दिया गया है, यानी 2011 के जैसे सेंसस के आधार पर 2029 के चुनाव कराया जाएगा। इस पे 2 लाइन कहना चाहूंगी। पुरानी आंकड़ों से नया इतिहास नहीं लिखा जाता, सच्चाई छुपाकर लोकतंत्र चला नहीं जाता। तीसरी बात, लोकसभा की सीट 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, इससे कुछ राज्यों का प्रभाव बहुत बढ़ सकता है और क्षेत्र असंतुलन पैदा हो सकता है। चौथा, महिलाओं को तुरंत आरक्षण नहीं दिया जा रहा, उससे डिलिमिटेशंस लिंक किया जा रहा है, यानी अधिकार अभी नहीं मिलेगा, पहले सीटों का नक्शा बदला जाएगा। पांचवा, पूरी प्रक्रिया को निरंतर संसद यानी सरकार के हाथ में है, मतलब सरकार जब चाहे कोई भी सेंसस ले सकती है, कभी भी डिलिमिटेशन कर सकती है, मतलब सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाते समय यह स्पष्ट कह दिया था कि भारत का जो ढांचा वो फेडरल रहेगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका संतुलित रहेगी। लेकिन आज जो प्रस्ताव आया है वह उसी संतुलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। डिलिमिटेशन के बाद कुछ राज्यों का प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से बढ़ सकता है, जहां इसी तरह उत्तर और दक्षिण का संतुलन और राजनीतिक तनाव भी बढ़ सकता है। नारी शक्ति के सम्मान को भी सियासत में तोला गया
हक के सवाल को तारीखों में टाला गया, डिलिमिटेशन के नामों पर नक्शा बदला जा रहा है और इसे महिला आरक्षण का चेहरा बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय है सोशल जस्टिस। आज देश की लगभग 40% आबादी ओबीसी समुदाय से आती है, लेकिन इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए कोई स्पष्ट सब कोटा नहीं है। महोदय, हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो महिलाएं इसमें हर वर्ग की होनी चाहिए। मतलब अगर ये नहीं रहा तो इसका जो फायदा कुछ सीमित महिलाओं को ही मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं 2 लाइन कहूंगी। आधी आबादी को हक न दो, हक दो, पर उसकी आधी आबादी के भीतर बराबरी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगी, सरकार कहती है डिलिमिटेशन के बाद वुमेन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, पर मेरा सीधा सवाल है, अगर आज 543 सीट मौजूद है तो उन पर 33% रिजर्वेशन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या महिलाओं का अधिकार किसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज का इंतजार कराया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम उसके नाम पे हो रहे अप्रोच के खिलाफ है। अगर आपकी नियत साफ है तो आप आने वाले चुनाव में 33% रिजर्वेशन लागू कीजिए, डिलिमिटेशन बाद में कराइए, लेकिन अधिकार महिलाओं को पहले दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करा थी करे दाम में पहले मैं आपसे कहूंगी कि मैं कहना चाहती हूँ, महिलाओं को बस बोला थी 2 मिनट रुका, महिलाओं को उनका अधिकार किसी वादे या फ्यूचर प्लान के रूप में नहीं, बल्कि आज की हकीकत के रूप में मिलना चाहिए। ये सदन तभी सच्चा लोकतांत्रिक कहलाएगा जब इसमें हर वर्ग, हर समाज, हर महिला की आवाज बराबरी सुनी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में बस इतना कहना चाहूंगी, 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार और सत्ता ने मिलकर पास किया था, लेकिन अब जिम्मेदारी सरकार के लागू करने की है। मेरा साफ कहना है कि सरकार इसे ईमानदारी से जल्दी लागू किया जाए, बिना किसी राजनीतिक खेल के। सर 2 मिनट कंक्लूड कर रही हूँ मैं। कुल बात आ गई। सर 2 बात आ गई। हक की बात, मैं सर इतना कह रही हूँ, हक की बात है तो उसे आज निभाइए, वादों के पीछे सच और मत छुपाइए, नारी शक्ति के नाम पर खेल खेलना बंद कीजिए, जो वादा किया हक का उसे तुरंत लागू कर दिए। जय भीम, जय समाजवाद। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर भारतीय नारी शक्ति के सम्मान और समान भागीदारी से जुड़े इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा जो 3 विधेयक लाए गए हैं, मैं उनके पूर्ण समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूँ।